जब भी हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो संविधान के निर्माता थे। लेकिन आज हम उनकी एक बिल्कुल अलग भूमिका पर बात करेंगे। एक ऐसे क्रांतिकारी आर्किटेक्ट की जिसने सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। उनकी एक बात है जो उनकी पूरी सोच का कह सकते हैं सार है। ये दिखाता है कि उनके लिए सामाजिक न्याय सिर्फ जातिगत भेदभाव मिटाना नहीं था। नहीं, उनके लिए लैंगिक समानता भी उतनी ही जरूरी थी। ये दोनों समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हाँ, बिल्कुल। संविधान बनाना उनका एक ऐतिहासिक काम था, कोई शक नहीं। लेकिन उनका सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल काम मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना था। और ये कोई छोटी-मोटी लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारतीय समाज की सदियों पुरानी जड़ों को हिलाकर रख दिया। और यहीं पर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन समझ में आती है। उन्होंने ये पहचाना कि सामाजिक न्याय, मजदूरों के अधिकार और लैंगिक समानता ये सब अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका साफ मानना था कि असली आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक समाज का हर एक वर्ग आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से आज़ाद न हो जाए। तो चलिए उनके सुधारों के पहले बड़े मैदान में उतरते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आज़ादी से पहले भारत में एक आम मजदूर की जिंदगी कैसी रही होगी। हालात बहुत ही ज्यादा दयनीय थे। उनके सुधारों से पहले और बाद की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ 12-12 घंटे से ज्यादा की कमर तोड़ मेहनत, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, और अगर आवाज उठाई तो यूनियन बनाने पर भी पाबंदी। और फिर अंबेडकर के दखल के बाद दूसरी तस्वीर देखिए, 8 घंटे का काम एक स्टैंडर्ड बन गया, सामाजिक सुरक्षा की नींव पड़ी और यूनियनों को कानूनी मान्यता मिली। ये एक जबरदस्त बदलाव था। जब वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य बने तो अपने छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने सुधारों की समझिए एक झड़ी लगा दी। ट्रेड यूनियन एक्ट में जरूरी बदलाव किए, खदानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स लाए और सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत की। उनका हर एक कदम, हर एक कानून मजदूरों को शोषण से बचाकर उन्हें सम्मान और सुरक्षा दिलाने की तरफ था। लेकिन मजदूरों के हक की ये लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी। उनकी असली और शायद सबसे बड़ी जंग तो अभी बाकी थी, और वो थी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई। अंबेडकर के लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब कोई एक चीज नहीं थी। वे इसे एक पूरे पैकेज के तौर पर देखते थे। मतलब कानूनी, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक और सामाजिक सुधार सब एक साथ। उनका मानना था कि जब तक इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम नहीं होगा तब तक सच्ची बराबरी, सच्ची समानता आ ही नहीं सकती। और इस बड़ी लड़ाई का जो केंद्र बिंदु था वो था हिंदू कोड बिल। अब ये सिर्फ एक कानून का मसौदा नहीं था, नहीं, ये सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर एक सीधी और बहुत जोरदार चोट थी। इसका एक ही मकसद था, महिलाओं को समाज में वो बराबरी का दर्जा देना जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। और इसके अंदर जो बातें थीं वो उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थीं। जरा सोचिए, महिलाओं को अपनी शादी को खत्म करने का यानी तलाक लेने का अधिकार, बहुविवाह पर पूरी तरह रोक, और सबसे जरूरी, बेटियों को बेटों के बराबर परिवार की संपत्ति में हक। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये समाज में एक भूकंप लाने जैसे थे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव इतनी आसानी से कैसे होता। इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ और इसे पास करने में जानबूझकर देरी की गई। अंबेडकर इस बात से इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपने पद तक की कुर्बानी दे दी। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अंबेडकर ने हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि ये अधिकार सिर्फ बिलों में या कागजों पर नहीं रहेंगे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये अधिकार देश के संविधान रूपी पत्थर पर हमेशा के लिए उकेर दिए जाएं, ऐसी जगह जहां से उन्हें कोई मिटा ना सके। संविधान में डाले गए ये अनुच्छेद ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। जैसे आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबको बराबर बनाता है, या फिर आर्टिकल 39D जो साफ साफ कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि असल दुनिया में संरक्षण की पक्की गारंटी है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब कानूनों का, इन कोशिशों का कोई असर हुआ, या ये बदलाव सिर्फ कानून की किताबों तक ही सिमट कर रह गए? चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। आजादी के बाद से भारत में महिला साक्षरता दर में लगातार और एक शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये अंबेडकर के उस विश्वास का सीधा सबूत है कि शिक्षा ही महिला मुक्ति का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार है। और बात सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं रुकी, राजनीति में भी एक क्रांति आई। सोचिए, 1952 में जहां संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम था, आज वो आंकड़ा काफी बेहतर है। और अगर हम स्थानीय सरकारों की बात करें तो वहां तो ये आंकड़ा लगभग 46% तक पहुंच गया है। ये उसी यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स और सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांतों का नतीजा है जिनकी उन्होंने हमेशा वकालत की। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी है। आज के हमारे जो आधुनिक श्रम कानून हैं, जो पारिवारिक कानून हैं और सामाजिक न्याय के लिए जो भी लड़ाइयां आज भी लड़ी जा रही हैं, उन सभी की नींव में कहीं न कहीं उनका ही विजन, उनका ही दृष्टिकोण शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक बहुत मजबूत नींव दी। लेकिन ये सब समझने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि एक ज्यादा बराबर का समाज बनाने की उनकी इस लड़ाई में हम सबको अभी और कितना सफर तय करना बाकी है।